सो द हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया? घर पे सेफ हो? ओके। मैं निकुंज सर, विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपको चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी सिखाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, तैयार हो सभी? ओके, श्योर। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। यदि आपने मेरा सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाओ, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक भेज रखी हुई है। पहले वो चैप्टर क्लियर कर दो, बाद में आप इसके ऊपर आओ। ओके, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, राइट? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आपको भी मजा आएगा। यदि नहीं देखा है, टाइम नहीं है आपके पास, तो इट्स नॉट बैड आइडिया, आप इसके ऊपर कंटिन्यूस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक चीज है कि सेकंड और फर्स्ट चैप्टर का बहुत कम कॉन्सेप्ट थर्ड के अंदर आएगा। हाँ, यदि आपने सेकंड चैप्टर कर रहे हो तो आपको फर्स्ट करना जरूरी है। ओके, बाकी थर्ड चैप्टर पूरा अलग है। क्यों मैं आपको समझाने चाह रहा हूं। क्यों? जस्ट बिकॉज जैसे अभी यहाँ हम, चलो इस चैप्टर को छोड़ दो, हम डायरेक्टली फिजिक्स की यदि बात करें तो फिजिक्स में तीन चीज मेन है हमें। जैसे जनरली ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझना है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो दो तरह से हो सकते हैं। एक तो चार्ज स्टेडी हो सकता है या फिर चार्ज हो सकता है मूवमेंट कर रहा या फिर मोशन में हो सकता है। जैसे ऑलरेडी मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर्स में या फिर जनरली में मेरे बेसिक इंट्रोडक्शन में ये समझाता हूँ, लेकिन फिर भी आज अभी रिवाइज करा देता हूँ। तो स्टेडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दूसरा पोटेंशियल के बारे में हम सीखे। यदि यदि इलेक्ट्रॉन स्टेडी है यानी कि वो मोशन कर रहा नहीं है तो इसका जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल होगा। लेकिन बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मोशन में है, तो दो कंसीडरेशन हो सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है तो या वो कांस्टेंट स्पीड से मूवमेंट कर रहा होता है या फिर एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है। और यदि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन की सेम स्पीड यानी कि कांस्टेंट स्पीड, जिसको हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इस चैप्टर्स के अंदर हमें इस कंटेंट के बारे में समझना है। और यदि एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो एक अपने आसपास एक फिक्स टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। यानी कि आगे के जो चैप्टर है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेव्स, वो सब कुछ टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रॉन को आपको एक्सीलरेटेड मोशंस, इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी चार्ज है उसको एक्सीलरेटेड मोशंस के अंदर उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपको समझना है। देखो बच्चों, मैं आपको एक पहले से हिंट समझा देता हूं। यदि आपको इस चैप्टर को क्लियर करना है तो 10th स्टैंडर्ड का मेरा एक वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपको पता हो ऑलरेडी आप सीख चुके हो चैप्टर नंबर 12 साइंस का। वो वीडियो का आप पहले रिफर कर दो तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर में वो 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है वो इतना डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूं। क्यों? जस्ट बिकॉज आपको सब कुछ ऑलरेडी पता है, तो मैक्सिमम कम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट में दे पाऊं, ऐसी हमारी प्रायोरिटी होती। ओके, मैं कभी भी एक दो टॉपिक का वीडियो नहीं बनाता हूं, जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि देना है मुझे। ओके, जितना ज्यादा टाइम, जितना ज्यादा कंटेंट में दे पाऊं आपको, उतनी मेरी कोशिश हमेशा रहेगी। ओके, श्योर। अब हम बात करते, तो आपको एटलीस्ट वो तो पता चल गया कि यहाँ हमें बात करनी होगी इलेक्ट्रॉन विद द कांस्टेंट स्पीड। काफी बार ऐसी चीज आएगी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सेलरेशन भी लगेगा, फोर्स भी लगेगा, लेकिन वो आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा टॉपिक पे। ओके, तो अब आपका टाइम ना वेस्ट करते डायरेक्टली हम चैप्टर के मेन टॉपिक के ऊपर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि क्या? तो आपको पता है कि कोई भी मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी मेटल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन, जैसे मेटल है तो उसके आसपास वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जनरली? आपको पता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होते हैं? मोशंस में, यानी कि रैंडमली मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो वो रैंडमली मोशंस की वजह से, रैंडमली मूवमेंट की वजह से उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, यानी कि नेट करंट विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि एक फिक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि मैं लूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस साइड जा रहे हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा। दैट मींस नेट करंट विल बी जीरो इन दिस केस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा पक्का। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। वैसे आप 10th स्टैंडर्ड में सीखे हो इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि आई होप आपको पता ही है कि 10th स्टैंडर्ड में आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीखे हो। इलेक्ट्रिक करंट मींस व्हाट? जैसे पानी का फ्लो जा रहा है तो उसको हम वाटर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? वाटर करंट। समझ लो ये पानी है। ओके, रिवर, नदी है। अब नदी में से पानी का फ्लो जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे वाटर करंट। वाटर करंट यानी कि कोई, अब देखो काफी बार स्टूडेंट है ना ये वर्ड्स ऐसे ही माइंड के अंदर ले लेते, करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट।
ओके, प्लीज बच्चों ऐसे भूल मत करना। करंट यानी कि फ्लो ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। वो फ्लो यदि पानी का है तो वाटर करंट बोलते हैं, और वो फ्लो यदि इलेक्ट्रॉन का है, वो फ्लो यदि चार्ज का है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो करंट मींस फ्लो, एंड इफ द फ्लो इज इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो इज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई होप अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हुआ होगा। तो यदि उसकी डेफिनेशन यदि मुझे लिखनी है तो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में जाऊंगा, बहुत इजी लैंग्वेज में, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है। अब लोग सर रेट यानी कि टाइम, रेट यानी कि टाइम, किसका टाइम? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज की क्वांटिटी का टाइम यानी कि चार्ज। तो यदि मुझे उसकी डेफिनेशन बनानी है इलेक्ट्रिक करंट की, या फिर उसका फॉर्मूला बनाना है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू, ऊपर होगा चार्ज और नीचे होगा टाइम। सो द डेफिनेशन विल बी I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। बहुत इजी है, ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो बच्चों, समझ में आ रहा है। अब यदि उसका यूनिट यदि हम कॉन्सेंट्रेट करें उसके यूनिट के ऊपर, तो यूनिट कुछ ऐसा होगा। ओके, बहुत जल्दी है उसको भी नीचे जाने की। अरे यार पहले ये टॉपिक तो क्लियर कर लो सही है ना। तो यूनिट क्या होगा? तो चार्ज का यूनिट है कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। कूलम नाम के साइंटिस्ट ने यह फाइंड किया था, इसलिए चार्ज का यूनिट कूलम रखा गया है। यदि आप कोई क्वांटिटी को फाइंड करते हो तो उसका नाम भी आपके नाम से रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ हम जो फाइंड हुआ उस प्रिंसिपल को भी नहीं याद रख सकते, तो नई चीज तो कहाँ से फाइंड करेंगे? सही है ना बच्चों? ओके चलो, वेस्ट टाइम ना वेस्ट, बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो कूलम, कूलम का जैसे जनरली सिंबल सी होता है टाइम का सेकंड, लेकिन ये तो हुआ उसका ऐसा यूनिट, ऐसा यानी या फिर जनरल यूनिट बोल सकते हो उसको। लेकिन एक्चुअल यूनिट क्या है बोलो सर? ये तो आप डिराइव यूनिट से बात कर रहे हो। एक्चुअल यूनिट होगा उसका एम्पियर। एक्चुअल यूनिट क्या है उसका? एम्पियर। ए, ओके, उसका सिंबल ए। अब यदि समझ लो, यदि समझ लो इसके अंदर से बच्चों, ये जो टॉपिक है उसकी पीडीएफ फाइल की लिंक में ओके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। यदि अभी आप देख रहे हो यदि लिंक नहीं है तो वेट एंड वॉच, थोड़े टाइम या थोड़े दिन के अंदर लिंक आ गई होगी। ओके श्योर। अभी आप ऐसा हो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी रिफर कर सकते हो यदि लिंक नहीं है, अदरवाइज आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके ओके, थैंक यू। अब हम बात करते हैं यहाँ चार्ज की। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ई, जैसे आपको पता है, वैसे माइनस में होता है ये। अभी हम -1.6 इंटू 10, यदि प्रोटॉन हो तो प्लस होगा। तो अभी हम माइनस प्लस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, खाली वैल्यू के ऊपर फोकस करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। यदि समझ लो n इलेक्ट्रॉन हो, n इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का E तो n इलेक्ट्रॉन का n। तो चार्ज का वैल्यू, चार्ज का फॉर्मूला Ne मिला, तो वो यदि इस फॉर्मूला के ऊपर हम डाल दें तो I इज इक्वल्स टू Q की जगह Ne अपॉन T। तो एक करंट का नया फॉर्मूला बना I इज इक्वल्स टू Ne अपॉन T। काफी सारे न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के ऊपर बन सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि न्यूमेरिकल ये अलग से वीडियो मैं जनरली बनाता हूँ। अभी आपको खाली थियरी समझाने वाला हूँ। ओके, आप अपने हिसाब से बना सकते हो वीडियोस, श्योर, सॉरी बना सकते हो। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, यह फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनेंगे। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। वैसे ये क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था, कहीं से वो ला दिया था, वैसे मेरे माइंड में तब नहीं था, तब जनरली मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था, तब मैं फिजिक्स का लेक्चर ले रहा था। तब शायद पता नहीं स्टार्टिंग किया था, इतनी कंटेंट नहीं थी। तब कोई स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, क्योंकि जनरली कोई भी स्टूडेंट मुझे डाउट पूछते हैं ना, और यदि मुझे नहीं आया तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। तो स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। बेटा हाँ बेटा सही है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू या फिर अब नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो डायरेक्शन है उसकी। दैट मींस इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, यानी कि करंट की क्या है? डायरेक्शन तो है, वो तो पता चल गया डायरेक्शन है। चलो
दूसरा, सर करंट समझ लो कि 5 एम्पियर 2 एम्पियर यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी है। मैं बोला ओके सही है। बेटा मेन चीज बता ना, अब तू बोलना क्या चाहता है। जैसे वो क्वेश्चन आपने पूछा हो व्हाट इज मोटर, थ्री इडियट्स मूवी के अंदर यदि आपने देखा हो तो पता है कि कंफ्यूज हो जाता है वो प्रोफेसर की एक्चुअल डायल, तो मैं भी वो कंफ्यूज हो गया। बेटा मेन क्वेश्चन पूछ लेना कि क्या पूछना चाहता है। तो पूछा सर करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। जनरली क्या होता है, काफी बार स्टूडेंट्स होते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो तो कहीं से भी कोई किसी ने पूछ लिया जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो तो हमारे पीछे लग जाता है कि चलो सर की मजा लेते। तो सही में मेरी मजा वो उस टाइम पे तो ले गया। मैंने बोला कि एक्चुअली करंट जो है वो है स्केलर क्वांटिटी। बोले कि सर तो ये कैसे हुआ, डायरेक्शन तो वो मुझे नहीं पता है, इतना पता था कि स्केलर क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है वो मुझे पता था, लेकिन क्यों है वो तब मैं उसके आंसर नहीं दे पाया। बाद में गया गूगल्स किया और चेक किया तो ये चीज मुझे जानने को मिली थी। वो मैं अभी ये जो बात है ना बेटा, जब कॉलेज में शुरुआत की थी ना पढ़ाने की तब की बात कर रहा हूँ। ओके, तो डोंट जज मी, डोंट जज माय कंटेंट्स। सो तब मैंने बताया बेटा करंट जो है ना, वो आंसर तो सही मैंने दे दिया कि करंट स्केलर क्वांटिटी। आप भी कंफ्यूजन हो गए, सही है सर आपने आंसर दिया, मुझे भी पता नहीं है कि स्केलर कैसे है, वैसे वेक्टर होनी चाहिए लेकिन है स्केलर क्वांटिटी। तब मैंने देखा कि जो वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या है। वेक्टर क्वांटिटी वो है जो वेक्टर एडिशन यानी कि वेक्टर के जो लो है ना उसको फॉलो कर रहा है। तो यहां ऐसा हुआ कि करंट डू नॉट या फिर डज नॉट, ग्रामेटिकली जो भी सही हो, डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो इलेक्ट्रिक, सॉरी डू नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। सर स्टूडेंट बोला डिटेल में समझाओ, तो मैं आपको डिटेल्स में एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं ये चीज को कि क्यों वो स्केलर क्वांटिटी है। तो एग्जांपल फॉर, समझ लो एक करंट यहां से आ रहा है, एक करंट यहां से आ रहा है, तो एक यहां गया, यहाँ 5 एम्पियर था, यहाँ 2 एम्पियर है, उसके बीच में एंगल 45 डिग्री है। तो यदि वो वेक्टर होगा तो कुछ हम इस हिसाब से फाइंड कर देते, याद हो तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी कॉस थीटा, कुछ हिसाब से वेक्टर एडिशन कर देते, याद हो तो आपको सही है पक्का। तो लेकिन हम ऐसा तो करे नहीं, हम तो क्या बोल रहे हैं बोलो, वेरी गुड, बोलोगे डायरेक्टली कितना होगा इसमें करंट, तो 7 एम्पियर, बोलोगे सही सही है। दैट मीन्स यहाँ हमने एंगल है ना उसके ऊपर डिपेंड, यानी कि इट डजंट डिपेंड्स ऑन द एंगल, इट डजंट डिपेंड्स ऑन एंगल, वो एंगल के ऊपर तो डिपेंड है ही नहीं। यदि एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं है तो वेक्टर एडिशन का रूल फॉलो नहीं करता, यदि वेक्टर एडिशन का रूल फॉलो नहीं कर रहा तो वेक्टर ही नहीं है, यानी कि वेक्टर नहीं है तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, श्योर पक्का। दैट मींस करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, आप बाद में क्लास में जाके अपने सर की मत बजाना। ओके अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ। वैसे ये बेसिक था, 10th स्टैंडर्ड में आ चुका था ऊपर वाला, ये थोड़ा सा नया है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाऊं तो समझ लो कि वैसे तो मैंने समझा दिया था, फिर भी यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचा कितने टाइम में, तो डेल्टा टी टाइम में। कितना चार्जेस पहुंचा, तो डेल्टा क्यू जितना चार्जेस पहुंचा। कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। कितना चार्जेस, डेल्टा क्यू। तो बेटा इंस्टेंटेनियस या एवरेज हम बात करें तो कितना होगी, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है मुझे, इंस्टेंटेनियस करंट, तो ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लू, मैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लू, तो करंट क्या होगा, वेरी गुड, डी क्यू बाई, करंट की वैल्यू क्या मिली, डी क्यू बाई। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि चार्ज का यदि मैं डेरिवेशन करूं, चार्ज का मैं यदि डेरिवेशन करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, करंट। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू आपको पता है कि करंट का मैं इंटीग्रेशन करूं यदि, तो मुझे क्या मिलेगा, चार्ज। आई होप आप समझ में आ गए होगा पक्का। इट्स प्योरली मैथ्स, बायोलॉजी वाले बच्चे को मैं समझाना चाहता हूं लेकिन मैथ्स वाले तो आप समझ सकते हो, बहुत ईजी है। तो I इज इक्वल टू मुझे मिला कि डी क्यू बाई
dt। तो बोलो बच्चों q इज इक्वल टू क्या होगा, तो सिंपल चीज है उल्टा, इंटीग्रेशन ऑफ i इंटू dt। ये याद रखना q, तो उसके बेस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स देता हूँ, आपको खुद करना है। ओके, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है तो यदि उसमें कोई डाउट डिफिकल्ट तो मुझे बोल देना, मैं अलग से आपको बना दूंगा वीडियो। मैं क्वेश्चंस आपको कुछ इस हिसाब से दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लो। एक न्यूमेरिकल समझाऊंगा क्योंकि वैसे ये थियरी का वीडियो है, इस न्यूमेरिकल में हम ज्यादा जाएंगे नहीं। मुझे यदि q की वैल्यू दी हुई है, समझ लो q की वैल्यू दी है, एग्जाम्पल फॉर 3t² प्लस 2t² प्लस 3t, और मुझे फाइंड करना है करंट एट 3 सेकंड, क्या करूंगा चलो। तो काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर I इज इक्वल टू dq बाई dt, दैट मीन्स dq बाई dt यानी कि डेरिवेशन कर दो इसका, तो बोलोगे 2t² प्लस 3t का डेरिवेशन करने के बाद 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 4t प्लस 3t का हो जाएगा t, यानी कि करंट I 3t प्लस 4। ये फाइनल आंसर नहीं मिला, अब फाइन क्या करना हमें, 3 सेकंड यानी I ऑफ t मिला। ये क्या मिला आपको, I ऑफ t। यदि मुझे एग्जैक्टली करंट फाइंड करना है तो क्या करूंगा, t की जगह वैल्यू डाल दूंगा। कौन सी वैल्यू डालूंगा बोलो बच्चों, t की जगह मैं 3 सेकंड डाल दूंगा, तो यानी कि 4t प्लस 3 है, 4 3 की जगह मैं 3 सेकंड लगा दूं, 4 3 या 12, 12 प्लस 3 15 सेकंड मिल गया आपको करंट। बहुत इजी है, पक्का। अब समझ लो, अब समझ लो यही क्वेश्चन है, इरेज कर देता हूं मैं। यदि आपको चाहिए तो आगे लेके स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ओके, क्योंकि वीडियो में पॉसिबल है, आप वो चीज बाद में देख सकते हो, मेरे लिए जगह इंपॉर्टेंट थी। ओके, अब यदि मुझे i इज इक्वल टू समझ लो कि 4t प्लस 3 दिया था, एग्जांपल फॉर i इज इक्वल टू 4t प्लस 3 दिया हुआ है, और मुझे q फाइंड करना है। तो काफी बार जनरली स्टूडेंट क्या वो देखने नहीं, बस डायरेक्ट डेरिवेशन कर दिया। यहाँ i इज इक्वल टू dq बाई dt था, यानी कि i इज इक्वल टू dt, q का डेरिवेशन करंट आता था, लेकिन q का यानी करंट का इंटीग्रेशन आप करोगे तो चार्ज मिलेगा। आई होप समझ में आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 4t प्लस t, इंटीग्रेशन करो t² अपॉन t प्लस। यदि आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो बच्चों बोल देना कमेंट्स में, इंटीग्रेशन डेरिवेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कब, जब आप चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो। ओके, लेकिन अभी मैं आपको इंटीग्रेशन डिफरेंसेस नहीं समझा सकता, क्यों, बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। ओके श्योर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको इस टॉपिक में कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं रही होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट था, वैसे 10th स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट आ चुका था। इलेक्ट्रिक करंट, तो पहले डेफिनेशन समझा दो, फॉर्मूला समझा दो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यूनिट लिख दो उसका। यदि MLT लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। बाद में वो n इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन वाला, यानी कि दूसरा एक फॉर्मूला I इज इक्वल टू एन अपॉन टी। बाद में अब वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन यानी कि स्केलर क्वांटिटी है वो समझा दो, क्यू है फैक्टर क्यू नहीं है तो उसका भी मैंने रीजन समझाया था, वो एंगल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डजंट फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल्स। बाद में ये न्यूमेरिकल्स वो आपको एक्स्ट्रा करवाई, वो आपको एग्जाम में नहीं करने। ओके, ये न्यूमेरिकल्स है ना, वो एग्जाम, ये आपके लिए जस्ट इंफॉर्मेशन है कि बेसिक MCQ में पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जा रहा है इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी भी बोल सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय द डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम, समझ सकते हो। लेकिन यहाँ करंट जो है वो वॉल्यूम में नहीं, सरफेस के ऊपर पास हो रहा है। दैट मीन्स आपको मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दूं, यदि ये करंट ऐसे पास हो रहा है, मैं यदि यहाँ एक फिक्स एरिया, ये डिटेल में जा सकते हैं लेकिन अभी जाऊंगा नहीं, ओके, बेसिक इंफॉर्मेशन खाली समझा देता हूँ जितनी आपको जरूरत है, एनसीईआरटी में दी हुई है। ओके, तो यहां से करंट पास हो रहा है और ये एरिया है, ये एरिया। तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जनरली उसका सिंबल J है, तो J इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की कुछ डेफिनेशन ऐसे मिलती है। पहले तो फॉर्मूला में बता देता हूं, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी क्या है वो, तो अमाउंट ऑफ करंट विच इज पास्ड इन दिस एरिया, अमाउंट ऑफ करंट विच इज पास्ड इन दिस एरिया। तो करंट डेंसिटी का कुछ फॉर्मूला इस हिसाब से आएगा, ऊपर आएगा करंट और नीचे आएगा एरिया, यानी कि J इज इक्वल टू करंट I अपॉन एरिया। आई होप आपको समझ में आया होगा।
श्योर, बहुत इजी है, करंट अपॉन एरिया। यूनिट होगा उसका एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। एमएलटी आप खुद निकाल सकते हो, और बहुत इजी है। श्योर, पक्का। काफी बार ये जो टॉपिक है उसको एक्स्ट्रा, यानी कि यदि 3-4 मार्क्स का पूछ ले तो एक्स्ट्रा मैं इतना समझा रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको 99%, लेकिन इन केस पूछ लिया तो थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे स्केलर फॉर्म में, क्योंकि वैसे ये जनरल ये जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी। वैसे देखने बैठे तो कैसे जाएगा, बोलो चलो। वेरी गुड। यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है उसका करंट के साथ एंगल कितना है, थीटा। कितना एंगल है, थीटा है। तो उस हिसाब से ये जो करंट डेंसिटी है उसका कुछ इस हिसाब से काफी सारे लोग ये फॉर्मूला बना, ये करंट एरिया है ना, अब वो हो जाएगा cos थीटा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस का भाग है। समझ में आ रहा है कि नहीं, एरिया ए है, उसके दो भाग हुए, एक cos थीटा और ए sin थीटा, यदि एंगल थीटा है यहाँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, श्योर, पक्का। ओके, यदि यहाँ एंगल है तो ओके, डिपेंड्स ऑन द एंगल। काफी बार यहाँ एंगल ले मैं, यदि ये एंगल, तो ये एक cos थीटा हो जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, आपको कोई फॉर्मूला या कोई चीज रिटर्न ही माननी है, ओके, आपके साथ वो एंगल का cos भाग ले लेना, इतना याद रखना। तो इस हिसाब से करंट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू डी ए होता है। वैसे ये खाली जस्ट याद रखने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको इतना ही लिखना होगा। इसकी एक डेफिनेशन बनेगी, वो डेफिनेशन कुछ इस हिसाब से बनेगी, यदि आपको चाहिए तो लिख देता हूं मैं। इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या लिख सकेंगे हम, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हैं। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी J। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है करंट अपॉन एरिया, श्योर, पक्का। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू हो जाएगा I करंट पर अंदर नीचे एरिया, यूनिट होगा उसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डेफिनेशन कुछ इस हिसाब से बनेगी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू डी। ओके, आई होप आपको पता चल गया होगा, श्योर। ओके, आगे बढ़ू, श्योर, रिवाइंड कर लो यदि कोई डाउट डिफिकल्टी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर यानी कि क्या इफेक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडक्टर के ऊपर, क्या इफेक्ट होती है। तो पहले तो हम कंडक्टर क्या है वो समझ ले। कंडक्टर इज वन टाइप द मटेरियल व्हिच अलाउ टू करंट पास, व्हिच अलाउ टू पास द करंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देख लो कि कंडक्टर होता है उसके पास मोर अमाउंट, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड डेवलप द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, यानी कि ये जब एक्सटर्नल फील्ड के अंदर आता है कंडक्टर तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर से करंट, यानी कि फ्लो इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स टाइप ऑफ मोशन जनरेट होगा, वो मोशन यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। आई होप समझ में आया होगा आपको। पहले तो कंडक्टर के बारे में लिख दो, इट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट, इट हैज द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, व्हेन इट कम्स टू इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट स्टार्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन इट। क्या है वो डिटेल्स में अब हम जाते हैं, पहले तो मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी। दो तरह से कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट हो सकती है। समझ लो, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड मींस व्हाट, यानी कि वो किसी, इसको हम आइसोलेटेड भी बोल सकते हैं। आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड यानी कि वो किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं है। अब क्या होगा, यदि मैं ऑलरेडी आपको आगे सिखा चुका हूँ कंसेप्ट को, कि ऑलरेडी जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन, अब थोड़ा सा टेम्परेचर यानी कि एज अ रूम टेम्परेचर बताओ 27 सेल्सियस डिग्री के पास, वो उसके पास इतनी इनफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी आ जाती है, थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, थर्मल। इतनी थर्मल एनर्जी उसके पास आ जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे अपने ऑर्बिट में से। अपने ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे,
फ्री हो जाएगा। अब समझो कि ए फ्री इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, कोई इस साइड जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा है। ऑलरेडी मैंने आपको समझा चुका हूँ। दैट मीन्स नेट करंट विल बी जीरो इन विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कोई भी कंडक्टर को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा है, आइसोलेटेड है, तो उसमें से करंट पास हो सकता नहीं है। मोशन है करंट का, मोशन है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन नेट करंट जीरो है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पक्का, श्योर। अब इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि मैं उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं, समझ लो बच्चों, यहां यदि मैं उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं तो क्या होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो कंडक्टर है उसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ऑलरेडी देयर इज चार्ज ऑन द सरफेस। समझ लो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जनरली पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। जैसे ही आपने फर्स्ट चैप्टर सीखा होगा, सेकंड चैप्टर सॉरी, इसके अंदर एक टॉपिक था कि व्हेन आई पुट द कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस इन द कंडक्टर इज गोइंग टू ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोज में मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि वो सारे इलेक्ट्रॉन का कहाँ आ जाएंगे, अब इस साइड पे, यानी कि यहाँ सारे पॉजिटिव भाग में। अब क्या हुआ समझ लो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि रखा कंडक्टर को, वो इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ, यानी कि मूवमेंट हुआ। कौन सी डायरेक्शन में, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब बच्चों क्या होगा, ये जो मूवमेंट है ना वो टेम्पररी है। ओके, वो मूवमेंट टेम्पररी इसलिए है कि वो इलेक्ट्रॉन जहां जहां से इतने इलेक्ट्रॉन थे इस साइड आ गए, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर करोड़ ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब चाहे कितनी भी उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे कितनी भी पावरफुल हो, देयर मे बी इनफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which neutralize the external field। आपको समझ में आ रहा है कि अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफ होता है, चाहे कितनी भी उसको एक्सटर्नल फील्ड दे दो, अंदर की इतने तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में जाके अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ये आप देख सकते हो, जिसको हम बाउंस चार्ज बोलते हैं, वो बाउंस चार्ज से जनरेट हुई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दी थी वो और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑपोजिट एंड इक्वल होते हैं। इसका मीनिंग ये है कि नेट करंट विल बी जीरो। नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो नेट करंट विल बी जीरो, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई है, दैट मीन्स अब जो इलेक्ट्रॉन बचे वो मोशन करना बंद कर देंगे, वो मोशन करना बंद कर देंगे। इसका मीनिंग ये जो मूवमेंट था वो टेम्पररी था। टेम्पररी इसलिए कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगी किससे, एक्सटर्नल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही इक्वल हो जाएगी आउटर फील्ड से, इलेक्ट्रॉन मोशन करना स्टॉप कर देंगे। क्यों, क्योंकि नेट करंट नेट फील्ड विल बी जीरो। फील्ड जीरो है तब मूवमेंट कैसा, दैट मीन्स इस करंट को हम जनरली काफी सारे स्टूडेंट्स इसको ट्रांजिशन, स्टूडेंट नहीं सॉरी बुक्स, ट्रांजिशन करंट बोलते हैं। क्या, कौन सा करंट, ट्रांजिशन करंट। याद रखना ये वर्ड कहीं कोई आ जाए तो पकड़ लेना। ओके, सो ट्रांजिशन करंट जनरेट होता है, लेकिन आफ्टर ऑल नेट करंट तो जीरो। तो यहां पे इतना तो पता चला कि करंट विल बी जीरो। ओके, आफ्टर सम टाइम। सो नो स्टेडी करंट जनरेटेड। करंट जनरेट हुआ लेकिन वो कौन सा, टेम्पररी जनरेट। कौन सा करंट, ट्रांजिशन करंट, स्टेडी करंट नहीं। स्टेडी करंट समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअस करंट जनरेट होता नहीं है। कौन कौन से केस हमने देखे कि इलेक्ट्रिक यानी कि कंडक्टर को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के विदाउट में रखे तो भी नेट करंट जीरो मिला, और यदि एक्सटर्नल फील्ड में रखे
तो भी करंट मूवमेंट हुआ, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आफ्टर ऑल वो करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन करंट है, टेम्पररी करंट है। आई होप समझ में आ रहा है बच्चों। तो बच्चों जाग रहे हो ना, सो नहीं गए हो? क्योंकि जनरली मैंने बंद कर दिया मजाक उड़ाना, किसी की क्लास के अंदर जोक्स मारना, क्योंकि उतना टाइम चला जाता है, बाद में पढ़ना रह जाता है इसलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वैसे ये टॉपिक एक रह गया क्या कि क्या करें सर, अब समझ लो कि मुझे यहाँ भी करंट नहीं मिला और ना इसमें मिला। यहाँ थोड़े टाइम के लिए मजा तो दिया करंट ने कि ऐसे ही अंदर से खुशी दी, लेकिन टेम्पररी खुशी है। जैसे कोई बॉल फेंका, ओके, जोरदार लगाया, लेकिन वो बॉल उछला और कि फील्डर के हाथ में चला गया, तो जो टेम्पररी खुशी है ना, इस टाइप का टेम्पररी करंट मिला। हमें तो परमानेंटली छग्गा चाहिए, यानी कि परमानेंटली करंट चाहिए। तो उसके लिए एक कंडीशन है बेटा, यदि तीन से बता ही देता हूं चलो। यदि हम उस कंडक्टर को कोई बैटरी के साथ कनेक्ट कर ले तो सही है, तो नेट करंट जीरो मिले, सॉरी नेट करंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ ऑलरेडी बैटरी को कनेक्ट किया है। अब क्या होगा बच्चों, ये जो बैटरी उसका पॉजिटिव टर्मिनल, अब आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। वो सारे इलेक्ट्रॉन अब फिक्स इस डायरेक्शन में जाएंगे, फ्लो होगा, एक करंट का फ्लो मिला। अब वो सारे इस साइड आएंगे, वापस यहाँ आ जाएंगे आएंगे, यानी कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज का मोशन, यानी कि मूवमेंट हुआ, कंटिन्यूअस मूवमेंट मिला। दैट मीन्स यहाँ जो करंट मिलेगा वो क्या होगा, स्टेडी करंट होगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है बेटा कि जनरली क्या होगा कि यहाँ क्या था उस ऊपर के सिचुएशन में, वो स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसकी एक इंटेंसिटी थी। यहाँ कंटिन्यूअस चेंजेबल बैटरी, यानी कि बैटरी उसको कंटिन्यूअस धक्का दे रही है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो। तो इस केस के अंदर यानी कि कंडक्टर को यदि मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करूं तो मुझे कंडक्टर में से स्टेडी करंट मिल सकता है। तो अब आज अभी आपका इस चैप्टर का शुरुआत हुई यहाँ से। आप लोग सर पूरा एक लेक्चर करा दिया, पहले बोला होता तो मैं डायरेक्टली कट करके यहाँ पहुंच जाता, पहुंच तो जाते बेटा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आपको आगे नहीं मजा आएगा। तो आई होप आपको मजा आया होगा। अब जाते हैं चैप्टर के ऊपर, शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर यहाँ से शुरू होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। बोलोगे सर ये क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग क्या? तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर पहले आपको इतना तो पता चल गया कि विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, या फिर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें रख दे विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो कंडक्टर है उसमें से जो करंट है वो पास हो रहा नहीं, यानी कि जीरो है। क्यों जीरो है? उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो। एवरेज वेलोसिटी यानी कि समझ में आ रहा है ना? ओके, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो आफ्टर ऑल ये जो डायरेक्शन है वो अलग अलग डायरेक्शन, इसलिए नेट वेलोसिटी विल बी जीरो। और समझ लो बहुत सारे करंट है, U1 U2 U3, बहुत सारे करंट है, रेंडमली मोशन कर रहे हैं विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो समझ लो कि ये कंडक्टर है आपका, उसमें एक है इस साइड डायरेक्शन में U1, इसकी वेलोसिटी U2 है। इसकी ये जो वेलोसिटी कौन सी है पता है आपको? विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या थी? यस वेरी गुड, सही समझ रहे, थर्मल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि उस थर्मल एनर्जी से उसको जो वेलोसिटी मिल रही है वो वेलोसिटी है यहाँ। बट तो थर्मल वेलोसिटी यहाँ U1 U2 U3 है। थर्मल वेलोसिटी क्या क्या है? U1 U2 U3। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में है। कौन सी? रैंडम डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज यानी कि U1 U2 अप टू UN अपॉन n, यदि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी सभी का हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी उसकी हो जाएगी जीरो ड्यू टू रैंडम मोशन। ड्यू टू, आई होप आपको ये समझ में आ गया। वैसे ये टॉपिक ऑलरेडी आपको 3 बार करा चुका हूँ, एक सेकंड चैप्टर में अभी मैंने करवाई और अभी ये। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होगा, यदि मैंने समझाया था कि यदि मैं कोई बाहर से बैटरी कनेक्ट कर दूं, यदि बाहर से, आपको ये समझाना हो तो समझाओ, अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं, लेकिन समझा देना जरूरत तो है, ओके कर देना। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है,
यदि आपने यदि आपने ये नहीं लिखा है तो प्लीज पीछे जाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, क्योंकि काम आने वाला है। तो पहले हम बात करेंगे u1 u2 यूनिट इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी थी, जिसकी जो एवरेज वेलोसिटी है u1 u2 अप टू un अपॉन n हो जाएगी 0, यानी कि u एवरेज थर्मल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ये थर्मल, ये ऑलरेडी आपको करा चुका होगा, वेलोसिटी विल बी 0। अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, ड्रिफ्ट यानी कि क्या। अब समझ लो कि मैंने कंडक्टर को बाहर से कोई बैटरी के साथ कनेक्ट किया या कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी, तब क्या होगा? अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इट एक्वायर्स द स्मॉल वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी विल बी इन द डिफरेंट डायरेक्शन। क्या होगा समझ लो बेटा, यहाँ आप समझो पहली चीज तो। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, ओके, कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा पक्का। अब समझ लो कि इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते कहां से निकले? वो एटॉम में से, तो एटॉम का न्यूक्लियस तो होता ही आपको पता होगा, अलग अलग न्यूक्लियस। अब मैंने क्या किया, यहाँ बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ओके, जरूर नहीं कहीं से भी आप पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल रख सकते हो। अब ये भाग पॉजिटिव हुआ, दैट मीन्स यहाँ धक्का लगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इस साइड में, एक्सटर्नल बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले जो थर्मल वेलोसिटी पे था, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, कोई भी इलेक्ट्रॉन को हम पकड़ ले तो पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u है, ओके। अब जैसे ही वो आगे जाएगा तो यहाँ टकराया, टकराने के बाद, अब टकराया तो तुरंत क्या हो जाएगी? उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन जब टकरा रहा था उस टाइम पे उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, सिमिलरली, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ी, फोर्स लगा था, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, ओके, विल बी क्रिएटेड द एक्सेलरेशन, एंड वो एक्सेलरेशन से क्या हुआ? वो आगे बढ़ा, स्पीड बढ़ी, टकराया। अब टकराया तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0। अब 0 होने के बाद वापिस वो मुड़ा इस डायरेक्शन में। अब जब वेलोसिटी 0 ही हो गई है, तब उसके पास कोई एनर्जी है नहीं, तब कौन काम आएगा? वेरी गुड, थर्मल एनर्जी, जो उसको थोड़ा सा धक्का लगाएगी इनिशियली, या फाइनल उसकी v1 थी स्पीड। जैसे u2 स्पीड से वो जाएगा, बाहर से फोर्स लगेगा एक्सीलरेशन a, तो उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v2। समझ में आ रहा है? वैसे वो आगे बढ़ा, वैसे यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, वेलोसिटी चेंज होती रहती है, घूमते रहते हैं, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जो डायमेंशनली, ये यदि ऐसे हम बात करें, वैसे एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं होता, जरूरी नहीं है, वैसे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ऐसे जो सीधा जाने वाला था, अब वो ऐसे ऐसे मुड़ के टकराते टकराते, अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड E, और चार्ज यदि में हम Q ले, Q यानी कि E, स्मॉल चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए E, तो E उसके ऊपर यदि फोर्स लगा, E F इज इक्वल टू E इंटू E। यदि समझ लो इलेक्ट्रॉन का मास m हम ले तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज माइनस ले लेते अभी, एक्सेलरेशन मिला आपको। यानी कि ये जो एक्सेलरेशन है वो किसको मिला? इलेक्ट्रॉन को। आप बोलोगे सर आई हैव द डाउट। बोलो बेटा कौन सा डाउट है? सर आपने बोला था चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, यानी कि चैप्टर कर दिया आपने तब, इस चैप्टर्स के अंदर हम कांस्टेंट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पढ़ने वाला है। यहाँ तो आप एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं, तो सही है बेटा, आपके माइंड में अच्छा क्वेश्चन है, ओके, डाउट निकलना चाहिए और सही है। यदि आपके माइंड में डाउट निकला है, ये चीज थी, तो आई होप आप IIT NIT लेवल के हो, अदरवाइज मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल पे जाने के लिए। अब यहाँ बात हम कर रहे एक्सेलरेशन मोशन, लेकिन हुआ क्या? उसके ऊपर एक्सेलरेशन तो लगा, धक्का तो लगा, लेकिन
वो धक्का, वो एक्सीलरेशन एक टेम्पररी पर्पज, यानी कि थोड़े टाइम के लिए ही था। समझ लो यहां से यहां पहुंचने में उसको t1 जितना टाइम लग रहा है, t1, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। आई होप कि सभी को पता होगा ये जो टाइम है ना, यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, टाउ। क्या बोलेंगे उसको हम, टाउ। डिटेल में जाते हैं, चलो टाउ के बारे में पहले वो क्लियर कर लेते हैं। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिलैक्सेशन टाइम। क्या है रिलैक्सेशन, मॉर्निंग में हम करते हैं ना, वो नहीं है बेटा। यहाँ एक, यहाँ गया इलेक्ट्रॉन, बाद में यहाँ आएगा, तो ये जो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम है ना, उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे उसको, तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो क्या हुआ, वापस जहां ध्यान दे देते चलो, एक इलेक्ट्रॉन की बात की, यू स्पीड से चालू किया था उसने, यू स्पीड से यहां से फाइनली v1 पे पहुंचा, एक्सीलरेशन उसके ऊपर a लग रहा था, टाउ t1, u2 स्पीड से, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की खुद की अलग अलग थर्मल एनर्जी होगी, हर एक की स्पीड अलग अलग होगी, तो ये टाउ t2 टाइम में, क्योंकि यहां से यहां टकरा के, जरूरी नहीं कि ये जो दो कोलिजन हुए इतने ही डिस्टेंस होगा, इतनी ही स्पीड होगी, अलग अलग हो सकती है वैल्यूएशन। तो यहाँ एक्सीलरेशन सेम होगा, क्यों, जस्ट बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ई सेम है और एम सेम है, तो एक्सीलरेशन समझ लो कि सेम ही होगा। ओके, वो चेंज होगा नहीं, लेकिन बाकी सारे टर्म्स चेंज हो सकते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई, ये दो इलेक्ट्रॉन की बात, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है un, फाइनल वेलोसिटी vn, टाइम tn, एक्सीलरेशन a। तो क्या करेंगे हम, तो बेटा यहां ध्यान दो कि हर एक इलेक्ट्रॉन की सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी सेपरेट एक्सीलरेशन हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। सेपरेटली फाइंड करना दैट इज वेरी टफ, क्योंकि थाउजेंड्स नहीं करोड़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, तो हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेते। क्या लेते हैं, एवरेज। ये जो फाइनल वेलोसिटी है ना, v1 v2 vn, किसकी, इलेक्ट्रॉन की कोलिजन्स होने के बाद दूसरा कोलिजन्स हो, तब एग्जैक्टली जो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होकर बन रही है वो v1 v2 v3 का यदि हम एवरेज ले, यदि हम उसका क्या ले, एवरेज ले, तो उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मिली, किसकी वेलोसिटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। जब मैंने यहाँ बैटरी लगाई, बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा, और वो फोर्स की वजह से उसको जो वेलोसिटी मिली v1 v2 v3 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, उस वेलोसिटी का यदि हम एवरेज निकाले तो उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज निकालो तो v1 v2 v3 ऐसे अप टू vn नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय n। आई होप अभी यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पहले यहाँ अब डेरिवेशन स्टार्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है पक्का। ओके, ध्यान दो, यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन थे नहीं, तो एवरेज उसकी जो थर्मल एनर्जी थी, क्या, थर्मल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वो कितनी थी उसकी, जीरो। थर्मल एनर्जी कितनी थी उसकी, जीरो, यानी कि u1 प्लस u2 प्लस un इज इक्वल टू जीरो। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट हुआ, क्या लगाना, फोर्स। इलेक्ट्रॉन फोर्स की वजह से अलग अलग मोशन में जाएगा, ऐसे मूवमेंट करता 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 वो यहाँ आएगा। अब हर एक कोलिजन में उसकी जो वेलोसिटी हो रही है, ओके, उसको हम v1 v2 v3 बोलते हैं, v1 v2 v3। कितना कितना टाइम लग रहा है, तो हर एक कोलिजन में t1 t2, यानी कि उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। u1 u2 तो उसकी जो थर्मल एनर्जी थी वो है, और एक्सीलरेशन हर केस में सेम है। तो ये इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपने एवरेज निकाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या निकाली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बच्चों आपको एक चीज पता थी, फोर्स लग रहा था कितना, सॉरी एक्सीलरेशन का आपने फॉर्मूला डिराइव किया था, a इज इक्वल्स टू ई अपॉन एम। कहाँ थे, कहाँ है वो फॉर्मूला, यहाँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब v इज इक्वल्स टू क्या होगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस 8, समझ में आ गया, v2 u2 82। तो आई होप ऐसे vn un 80n होगा कि नहीं। तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल्स टू
v1 की जगह क्या लिखेंगे, u1 प्लस at1। ओके, जैसे भूल से मैंने t के ऊपर एक बना दिया है ब्रैकेट, सॉरी वेक्टर। ओके, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लस v2 की जगह हम डालेंगे u2 a t2, वैसे अप टू un a tn अपॉन n अपॉन n। अब क्या होगा बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd पहले हम निकालेंगे एवरेज u1 u2 अप टू un, निकाल सकते हैं हर एक केस में। देखो u1 क्योंकि सभी के बीच में एडिशन ही है, अपॉन n प्लस at1। आई होप आपको समझ में आ गई। यदि मैथ्स के स्टूडेंट है तो मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है, प्योरली मैथ्स ही यही है, अपॉन n। अब बच्चों ये चीज क्या होगी बोलो, u1 प्लस u2, ये क्या है, कौन सी वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हुई, ऊपर एडिशन डिवाइड बाय n, तो क्या हो जाएगी, थर्मल वेलोसिटी जीरो होगी। थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी बच्चों। अब यहाँ कुछ इस हिसाब से, यदि एक्सेलरेशन सेम है, कॉमन निकाल ले, t1 t2 अप टू tn डिवाइड बाय n, तो उसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का तो अलग अलग टाइम हमें पता नहीं होगा ना, तो इसलिए हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ले लेंगे उसको। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल्स टू a इंटू एवरेज वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, v इज इक्वल्स टू a इंटू। अब बच्चों a इज इक्वल्स टू आपने क्या डिराइव किया था, बताओ, चलो वेरी गुड। ऊपर एक फॉर्मूला में a इज इक्वल्स टू क्या डिराइव किया था आपने, आपको बता दूं ऐसा हो तो, ये चीज। ओके, कहां से आई, फोर्स का फॉर्मूला E इंटू ई, एफ यानी कि मा, E इंटू ई, ए को मैन बनाया तो m नीचे चला गया, ई अपन m। तो यहां हम डाल देंगे a की जगह ई अपॉन m। यदि उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस हिसाब से आएगा, यदि वेक्टर में तो यहाँ माइनस लिखने की जरूरत पड़ेगी आपको, और यदि स्केलर फॉर्म में आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको माइनस की साइन लिखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। ये आपका मिला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा, श्योर, पक्का। एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वैसे रह गया था। आपको पता है कि दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन ये जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस, ओके, दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फ्री पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फ्री पाथ। वैसे याद रखना, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया लेकिन आप याद रख सकते हो, लैम्डा का सिंबल है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके बच्चों, ये एक्स्ट्रा चीज है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आया होगा आपको, पक्का, श्योर। अब हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्या किया मैंने वो समझा रहा हूँ आपको। क्या क्या लिखना है एग्जाम में, सब कुछ डाल देना नहीं है, पहले वो समझाओ। विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, विदाउट एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है, तो करंट जीरो, नेक्स्ट वेलोसिटी जीरो होती। अब आपको समझाना है ये कौन सी, थर्मल वेलोसिटी के बारे में। थर्मल वेलोसिटी की यानी कि एवरेज वेलोसिटी जीरो है। अब आपको समझाना होगा ये सब, यानी कि आपने जैसे जैसे क्या किया, फोर्स लगाया तो फोर्स के हिसाब से क्या होगा, जनरेट होगा, फोर्स जनरेट करेगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने डिराइव किया E अपॉन m। तो एक ये स्टेप समझाना है आपको, एक थर्मल वेलोसिटी का स्टेप समझा दो आप। बाद में आपको लिखना होगा रिलैक्सेशन टाइम का एक फॉर्मूला, और ये कॉन्सेप्ट समझा दो। वैसे ये समझाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन समझा दो तो अच्छा है। ओके, रिलैक्सेशन टाइम, और ये अलग अलग कॉन्सेप्ट समझाया कि एक एक इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक क्या हो रहा है। अब हर एक का खुद की वेलोसिटी जनरेट होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी एवरेज निकालेंगे, उस वेलोसिटी को बोलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एग्जैक्ट डेफिनेशन बोल रहा हूँ, याद रखना, एन एवरेज वेलोसिटी विथ विच within the free electrons are drifted in the external electric field is called the drift velocity. Average velocity of the electron, कौन सा इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका ड्रिफ्टेड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्टेड हो रहा है उसकी एवरेज वेलोसिटी को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब उसका फॉर्मूला था v1 v2, एवरेज निकाला, v की जगह स्टार्टिंग वेलोसिटी u1 थी,
ए इंटू टाउ वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फॉर्मूला याद है ना, इसीलिए इसी हिसाब से ये वैल्यू मिलेगी आपको। तो डाल दी u1 u2 अलग, ए टी अलग, ओके, ए का एवरेज, यू का एवरेज 0 हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सॉरी थर्मल वेलोसिटी है। अब इसका हो जाएगा ए टी का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ए की जगह आपने ई अपॉन एम वेक्टर फॉर्म में है तो ऊपर वेक्टर लगोगे, और वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो आप खाली लगो। तो ये फॉर्मूला किसका है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप थोड़ा आपको कैलकुलेशंस सॉरी डेरिवेशन में दिक्कत हो रही होगी, क्यों, क्योंकि थोड़ा टफ है। 2-3 बार वीडियोस देख लो, समझ में आ जाएगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया, दूसरी बार देख लो, हर एक स्टेप के ऊपर कौन कौन सा वर्ड है उसको सुनो, समझो, अपना जो पैम्पलेट है वो बाजू में रखो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप समझ चुके हो, बहुत इजी टॉपिक था, इजीली आपको कवर हो चुका है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिक हमने क्या क्या सीखा, तो एक सीखा हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक, करंट डेंसिटी के बारे में समझे, जे आई बाई ए, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड करंट होता है तो जीरो होता है, एक्सटर्नल फील्ड में थोड़े टाइम के लिए होता है, बाद में स्टेडी करंट जीरो मिल जाएगा, बैटरी लगा दो तो स्टेडी करंट मिलेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझा, थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थोड़ा सा अभी जगह की कमी से और थोड़ा सा गिचड़म हो चुका है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस, ओके। बाद में लर्न करना तो बहुत इजी है, क्या करना है, 2 टाइम प्रैक्टिस कर देना, कितनी टाइम्स, 2 टाइम प्रैक्टिस करनी है, ओके। यदि एक्स्ट्रा 1 टाइम करो तो वेल एंड गुड होगा। सो बस आज के लिए इतना ही, मुझे अब जाने की इजाजत दीजिए। मैं निकुंज सर, विजन लर्निंग और विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आपका नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर रिलेशंस बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डेंसिटी यानी कि वीडी एंड जे, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी टॉपिक, राइट। सो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। सो मुझे जाने दीजिए, ओके, बाय बाय। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल को इस वीडियो को, ओके, जिससे आप वो भी देख सके।